नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात शिवराज कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। यह बैठक लगातार जारी है। लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के गठन पर सरकार चर्चा कर सकती है। सरकार की संपत्ति के रखरखाव के लिए विभाग के गठन पर चर्चा। इसके अलावा दीनदयाल रसोई योजना के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग में अतिरिक्त पदों के गठन के प्रस्ताव पर भी चर्चा। एक और खास बात, अफोर्डेबल हाउसिंग में किराए पर मकान लेने की स्कीम को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा थोड़ी देर में यह साफ हो जाएगा क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। उपचुनाव भी सिर पर है। उपचुनाव के मद्देनजर सौगातों की बारिश 27 सीटों के इर्द गिर्द हो सकती है। एक जो बारिश हुई थी वो कुदरती बारिश थी। अब एक बारिश होगी, वो कुर्सी वाली बारिश होगी, और कुर्सी वाली जो बारिश होगी उसका असर इस बैठक पर जरूर नजर आएगा। तो बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक जो इस वक्त चल रही है, वर्चुअल बैठक हालांकि ये चल रही है कोरोना संकट काल के मद्देनजर। और इस बैठक के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें जो हो सकती हैं, बड़े प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ चर्चा इस दौरान हो सकती है, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। और पुष्ट तौर पर ये थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ इस बैठक से बाहर निकल कर आ रहा है। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या कुछ अपडेट अब तक? देखिए, अपडेट ये है कि अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक में जो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा की जा रही है। कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो स्टेटस रिपोर्ट है कोरोना को लेकर प्रदेश भर की, उसके बारे में चर्चा की मंत्रियों के साथ में, और उसके संबंध में जो ज़रूरी निर्देश दिए जा सकते हैं वो दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर कैबिनेट की बैठक के दौरान जो निर्देश दिए उसके तहत उन्होंने कहा है कि जो मरीज ज़िलों में मिल रहे हैं उनके वहीं पर उसी ज़िले में उपचार की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें किसी बड़े सेंटर मसलन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर न जाना पड़े। जहां मरीज जो है उसकी वहीं पर इलाज की व्यवस्था की जाए। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि जो पूरी निगरानी है और जागरूकता है कोरोना को लेकर वो बरती जाए, और बढ़ते हुए जो मरीजों की संख्या है वो चिंता का सबब है। इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा सकती है, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेटस रिपोर्ट भी देखी है और जो निर्देश दिए जाने हैं वो भी दिए गए हैं। तो कैबिनेट का जो अपडेट है बिल्कुल अभी का, वो ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही जो अहम प्रस्ताव हैं इनको लेकर हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। जैसे मसलन लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग एक नया गठित होने जा रहा है, उसको लेकर चर्चा कैबिनेट की बैठक में चल रही है। साथ ही साथ दीनदयाल रसोई योजना के विस्तार को लेकर जो प्रस्ताव हैं उनकी चर्चा कैबिनेट में चल रही है। और अफोर्डेबल हाउसिंग में जो किराए से मकान लेने की जो व्यवस्था है उसका भी एक प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आया है। तो ये प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, लेकिन जो बड़ा अपडेट कोरोना को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जी, तो कोरोना को लेकर भी दरअसल वही इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता भी है। शरद, जैसे कि सुबह भी चर्चा हुई थी और अब उपचुनाव भी हैं, अब जमीन पर उसका असर दिखने और दिखाने का वक्त आया है। वो इफेक्ट भी रहेगा। कितना वक्त और लगेगा जब ये तस्वीर लगभग पूरी साफ हो जाएगी? शरद, बिल्कुल देखिए, आएगा इफेक्ट तो आएगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी सारे जो विषय हैं वो भी चर्चा के हैं, और उसके साथ साथ में जो राजनीतिक तौर पर है रणनीति वो भी शामिल रही है। कल से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो दौरे हैं वो भी शुरू हो रहे हैं, और इन दौरों के बीच में जो सियासी रणनीतियाँ हैं उनके बीच में कोरोना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इससे कैसे निपटेंगे ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये भी तय कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से कि 29 नवंबर से पहले चुनाव जो है वो कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो बड़ी चुनौती चुनाव कराने को लेकर भी है, और राजनीतिक तौर पर एक अलग बात है कि क्या आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन चुनाव की एक प्रक्रिया में किसी भी राजनीतिक दल का शामिल होना, फिर चुनाव होना, प्रचार होना, प्रत्याशियों का, खुद मुख्यमंत्री का जाना, पूरा अमला लग जाना, ये बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। देखना होगा कि राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर और चुनावी तौर पर स्थितियाँ सामान्य कैसे और कब हो पाती हैं।
वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबरों को लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो उपचुनाव के रण की अगर बात कर ली जाए, उपचुनाव के रण में शिवराज सिंधिया की जोड़ी उतर सकती है। सीएम के साथ उपचुनाव के लिए सिंधिया भी प्रचार में नजर आ सकते हैं। कोई ऑफिशियल कार्यक्रम हालांकि अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन जिस तरीके का कार्यक्रम है सीएम शिवराज का, 9 से 14 सितंबर तक सीएम कई सीटों पर दौरा करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात है। 1600 करोड़ से ज्यादा के कामों का भूमि पूजन। 9 सितंबर को आगरमालवा, 10 सितंबर को दिमनी अंबाह मेहगांव, 11 सितंबर को डबरा भांडेर पोहरी, 12 सितंबर को जौरा सुमावली और मुरैना, 13 सितंबर को करेरा गोहद और ग्वालियरपुर, 14 सितंबर को मांधाता नेपानगर, यहां का वो दौरा करने वाले हैं। करोड़ों के विकास कार्यों, 1600 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का वो भूमि पूजन करेंगे। 1000 करोड़, तकरीबन 1000 करोड़ हैं जिनका वो लोकार्पण भी करेंगे। ऐसे कार्यक्रम भी हैं। इधर एमपी में अतिथि शिक्षकों के साथ किसी तरह का अत्याचार नहीं होगा, यह कहना है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का। पन्ना पहुंचे वीडी शर्मा ने कहा कि अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों के लिए जल्द नीति बनाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया। अतिथि विद्वानों से आप बोल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो शिक्षा कर्मियों से लेकर रोजगार सहायकों से लेकर हर प्रकार के वर्ग की चिंता करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। और मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता को कि शिवराज सिंह चौहान जैसा नेतृत्व चाहिए या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसा नेतृत्व चाहिए। इन सारे मुद्दों पर यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस दुरावस्थावादी कांग्रेस होगा। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इधर बीजेपी नेता सतीश सिकरवार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने सिकरवार को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। सिकरवार ने कहा कि कमलनाथ को फिर से सीएम बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। सतीश सिकरवार 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे। सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल से सिकरवार हार गए थे। हारने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी पर कई आरोप भी लगाए थे। सिसकते हुए भी सिकरवार नजर आए थे। सिकरवार का पूरा परिवार राजनीति में रहा है, भाजपा की पारंपरिक राजनीति में रहा है। लंबे अरसे से वो पार्षद भी हैं, निगम के पार्षद भी हैं और अब वो कांग्रेस के साथ है। छात्र राजनीति से लेकर जातीय समीकरण तक को साधने के महारथी भी सतीश सिकरवार माने जाते हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल होने में खुशी व्यक्त हो रही है और निश्चित रूप से मैं आदरणीय कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, ग्वालियर ही नहीं ग्वालियर पूरे चंबल संभाग में हम भारतीय जनता पार्टी के जो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको हराकर ही दम लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस बात का वादा हम आपको करके जा रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार माफिया के खिलाफ काम किया, जिस प्रकार मिलावटखोरों के खिलाफ काम किया, पैसे में खरीदकर इन्होंने सरकार गिराने का काम किया है। हम पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लेना चाहते हैं, बहुत सारे रोज ले रहे हैं। कल भी 20 आए थे जिन्होंने लिया। हम इसे मीडिया इवेंट नहीं बनाते, हम इसे पब्लिसिटी नहीं करते। ये बीजेपी की राजनीति है। आज पब्लिक तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता त्रस्त हैं। ये आज हालचाल मध्य प्रदेश का है। सर्वे रिपोर्ट अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, हमें कोई चिंता नहीं। और कांग्रेस में शामिल होने से पहले सतीश सिकरवार से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरी तरह से कई और नाराज हैं, लेकिन वो अभी फैसला नहीं ले पा रहे। ग्वालियर में बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सतीश सिकरवार खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, ये फैसला आपको आखिरकार क्यों लेना पड़ा? कांग्रेस की नीति रीतियों से प्रभावित होकर माननीय सोनिया गांधी और माननीय राहुल गांधी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेताओं के
विचारों से और कांग्रेस की रीति नीति से, और जिन बातों को लेकर मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहकर सिद्धांतवादी ताकतों के खिलाफ हम लड़ते सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे, वो सामंतवादी ताकतें आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और इससे अब मन विचलित है, इसलिए निर्णय लेना पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर गए थे, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई, क्या आपने अपनी बात उनके सामने रखी थी और क्या आप संतुष्ट नहीं हैं उन्होंने जो बातें कही हैं? नहीं, वो उनसे किसी से कोई हमारा वो नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर वर्षों तक सामंतवाद के खिलाफ, सामंतवादी जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और उसी की वजह से आज कांग्रेस में शामिल हो। आपने अपनी बात तो रखी होगी संगठन के सामने, क्योंकि बीजेपी में संगठन की एक प्रक्रिया, तो आपने जब अपनी बात रखी तो आपको क्या जवाब मिला कि आप इस बात से संतुष्ट नहीं है? कि अपने लोग, बहुत से नेता असंतुष्ट हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर सामंतवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आज भी वो नेता हैं और समय समय पर उनके बयान आते रहते हैं, लेकिन उनका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो अलग बात है। आपको लगता है कि क्या वो लोग भी निर्णय लेंगे आपकी तरह, क्योंकि आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया, आप विचारधारा की बात हो गई, आने वाले समय में और लोग भी इससे आने वाले समय में शुरुआत हुई है और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में आएंगे। एक आखिरी सवाल, ये भी कहा जा रहा है कि सतीश सिकरवार जब आए हैं कांग्रेस में तो फिर ग्वालियर पूर्व सीट से ही वो दावेदारी करेंगे, क्या ये बात सच है? और अगर हाँ तो मैं किसी समझौते के तहत नहीं आया हूँ, मैं बिना स्वार्थ के आया हूँ, बिना किसी लोभ लालच के आया हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि ग्वालियर में दोनों सीटों पर जहाँ शहर में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी जीते, इसके लिए मैं सब कार्यकर्ता और मैं सब काम करेंगे। और सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये बीजेपी के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। कोई झटका है क्या बीजेपी? इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो बस। कोई झटका है क्या बीजेपी? इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो बस। तो कहीं कोई झटका नहीं है। नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, वैसे ही बात सही भी है, जिनकी क्षमताएं 20-20, 22-22 लोगों का हृदय परिवर्तन करवाने की हो, वो इस तरह की बातों में झटके को स्वीकार भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ये बड़ा झटका नहीं है तो आखिर जब से ये सुगबुगाहट शुरू हुई कि सिकरवार कांग्रेस में जा सकते हैं, कई लोग मनाने, बताने और जताने पहुंचे थे। क्या वाकई ऐसा है कि कोई बड़ा झटका नहीं? बहुत शॉर्ट में देखिए, इस बात को जितने हल्के में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया है, अगर वहां की ग्वालियर पूर्व की ही सीट की बात कर लें, जिसमें विशेष रूप से फोकस सतीश सिकरवार अब होंगे, क्योंकि पहले भी वो प्रबल दावेदार थे और उनको टिकट मिला भी था बीजेपी में, तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि निश्चित ही सतीश सिकरवार अब कांग्रेस में शामिल हो गए। और अगर उन्हें उम्मीदवार बना दिया जाता है ग्वालियर पूर्व से, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो किसी शर्त पर आए नहीं हैं, लेकिन ये लगभग अब तय है कि वो ही चुनाव कांग्रेस के में वहाँ से लड़ेंगे, तो फिर वो मजबूत विपक्ष के तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि अभी अगर सत्ता पक्ष बीजेपी को मान लें तो जो भी बीजेपी का उम्मीदवार होगा संभवतः मुन्ना लाल गोयल ही होंगे, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे तो बीजेपी में शामिल आए। इस फाइट में कहीं ना कहीं टाइट फाइट देखने की मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइट फाइट और बहुत इजी जीत, इसी का आप जिक्र कर रहे हैं। एक और बात कि एक होता है कि जीत को हासिल कर लेना, दूसरा होता है मानस पर प्रभाव डालना या मतदाता पर प्रभाव डालना। प्रोफाइल जो मुन्ना लाल गोयल का है, छात्र राजनीति, राजनीतिक विरासत, इन सब को अगर देखा जाए या कांग्रेस इसे साध पाए तो मुसीबत तो बढ़ा देगी कांग्रेस। देखना होगा, राजनीतिक तौर पर देखना होगा कि कौन किसके लिए मुश्किल बढ़ा पाता है, क्योंकि अभी तक इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि जो कांग्रेस अभी तक ये मुद्दा बना रही थी कि 22 लोग उनके चले गए, उनको गद्दार कहा गया, उनको दल बदलू कहा गया,
लेकिन अब चुनाव से पहले वही काम कांग्रेस की ओर से भी किया जा रहा है। हाँ। तो फिर क्या ये मुद्दा उन्हीं के खिलाफ में खड़ा नहीं हो जाएगा जब वो ये बात कहेंगे कि ये लोग 22 लोग ऐसे शामिल हुए, तो क्या बीजेपी के लोग वहाँ शामिल नहीं हो रहे हैं? तो ये बात फिर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और वैसे भी ये जो उपचुनाव हो रहा है, अगर हम ग्वालियर चंबल के संदर्भ में ही बात करें तो दरअसल ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ में नहीं है। ये चुनाव जो प्रत्याशी 22 खड़े होंगे सिंधिया के, उनके खिलाफ में, और जनता और जो प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के, उनके आपस के बीच की लड़ाई होगी कहीं ना कहीं बीजेपी से ज़्यादा। हालांकि भले उम्मीदवार वो हों, लेकिन जो चुनावी माहौल वहाँ बना हुआ है वो 22 चेहरे ही हैं जो सिंधिया के साथ में आए हैं। तो निश्चित ही जब वही राह पर कांग्रेस चल रही है जिस राह पर बीजेपी चल चुकी है, तो फिर जनता को ही वाकई में तय करना है कि वो उसे किसका दल बदल ज़्यादा बेहतर लगता है। जी। और तजुर्बा, इन सब मामलों में तजुर्बा भी बड़ा मैटर करेगा, और वो तजुर्बे के लिहाज से भाजपा ज़्यादा तजुर्बेकार है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत दिलचस्प है ये जो राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं, इस पर हमारी भी नज़र आपके लिए लगातार बनी हुई है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर इंदौर से। शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर को एक और सौगात मिली है। आईआईटी कैंपस में खुलेगा सेंट्रल स्कूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी और यह भी कहा कि मेरा विश्वास है कि आईआईटी इंदौर परिसर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा का एक अनोखा संयोग होगा। संयोग पे बहुत भरोसा करते हैं निशंक साहब। तो ये अनोखा संयोग होगा। लाभान्वित होने वाले सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं, ये उन्होंने एडवांस में दे दी है। केंद्रीय विद्यालय की श्रृंखला में ये 1242वां विद्यालय है। इंदौर को शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात। आईआईटी कैंपस में सेंट्रल स्कूल खुलेगा। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल उन्होंने ट्वीट कर दी है और उन्होंने ये भी कहा कि उनका विश्वास है कि आईआईटी इंदौर परिसर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा और विद्यालयीन शिक्षा का एक अनोखा संयोग होगा। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी, बहुत कॉन्फिडेंट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सौगात मिली है इंदौर के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम दोनों बड़े इंस्टीट्यूट हैं। केंद्रीय विद्यालय इसी इंस्टीट्यूट में खोला जा रहा है, आईआईटी में खोला जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मुझे ये साझा करते हुए अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता हो रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की विशाल श्रृंखला में एक और नाम जुड़ गया और इंदौर के आईआईटी में केंद्रीय विद्यालय खोलने के उन्होंने आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने जो अभिभावक हैं और जो लाभान्वित होने वाले छात्रों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। और ये केंद्रीय विद्यालय 1242वां केंद्रीय विद्यालय होगा जो इंदौर में खुलने जा रहा है। हालांकि इंदौर एजुकेशन हब है, तमाम छोटे बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, लेकिन अब एक और केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर खुलने से लोगों को और मौका मिलेगा। जो छात्र हैं उनको अपना भविष्य संवारने का एक नया मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक और सौगात शिक्षा के क्षेत्र में। और न्यूज 18 पर घटिया चावल की खबर दिखाए जाने के बाद सतना प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर प्रसारित होने के बाद अधिकारी वेयर हाउस में पहुंचे। करीब 8 करोड़ रुपए का घटिया चावल पाया गया। नागरिक आपूर्ति निगम ने 2900 टन चावल रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा 25 राइस मिलर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रक है, उनके द्वारा जो है गोदामों का निरीक्षण किया गया। उसमें कुछ चावल जो अमानक स्तर का पाया गया है, उसके लिए हमने जिन मिलर्स का चावल है उनको नोटिस इशू कर दिया है और बदलने की कार्रवाई की जा रही है। कितने सर मिलर हैं जिनको नोटिस जारी हुए?
करीब 25 मिलर हैं जिनके नोटिस जारी हुआ है। चावल की तादाद कितनी होगी? 2900 टन के आसपास चावल है। इधर प्रदेश में घटिया अनाज मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा। अब टीकमगढ़ में राशन दुकानों पर गरीबों को बांटने के लिए कीड़े लगा चावल सप्लाई किया जा रहा है। जतरा, बलदेवगढ़ और मोहनगढ़ के गांव में गरीबों को बांटने के लिए घटिया चावल पहुंचा। ये चावल जून और जुलाई का बताया जा रहा है। इधर रतलाम में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के 2 आरोपियों के थाने से भागने पर अब पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम रखा गया है। ये पूरा मामला रतलाम के बिलपांक थाने का है। यहां ये दोनों आरोपी यहां से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए और इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आसपास के इलाके में सर्चिंग की जा रही है। 60-70 टीम बनाई गई है, लेकिन अब तक ये जो टीम है ये कुछ पता नहीं लगा पाई है। निकाल के थाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उस समय गेट खोलते ही 2 कैदी इनमें से पुलिस पार्टी को धक्का देकर भाग गए। इनमें से एक दीपक नामक आरोपी है, दूसरा जो रवि उर्फ बुआ करके है। ये 2 आरोपी फरार हो गए हैं पुलिस कस्टडी से और तीसरा जो आरोपी कालू है वो अभी अपने पास है। पुरुष प्रधान कहे जाने वाले समाज में अब पुरुष भी पारिवारिक कलह का शिकार हो रहे हैं। देश भर में पारिवारिक कलह के चलते हर दिन 150 से 200 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने किया है। एपी सिंह दिल्ली से जबलपुर आए थे। वो अपने मुवक्किल हनी चौरसिया के पारिवारिक विवाद के संबंध में जानकारी जुटाने आए थे। उन्होंने कहा कि देश में पुरुषों पर अत्याचार के मामले सुलझाने के लिए अब विभाग बनाया जाना चाहिए। से आज वर्तमान समय में झूठे केस रजिस्टर्ड करके, मनगढ़ंत केस रजिस्टर्ड करके ब्लैकमेलिंग कर रही हैं पुरुषों के साथ। पुरुषों का उत्पीड़न हो रहा है और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि 150 से लेकर 250 पुरुष प्रतिदिन महिला के द्वारा प्रताड़ित होकर आत्महत्या करते हैं, चाहे वो पत्नी के द्वारा हो, चाहे लिव रिलेशन हो, चाहे वो किसी तरह हत्या हो। लेकिन उनकी आत्महत्या को आत्महत्या के बीच में ही झूलती रहती है और वो खत्म हो जाता है। और वहीं एक महिला की किस तरह से आत्महत्या हो या कुछ भी हो तो उसको हत्या मान लिया जाता है। इस तरह से पुरुषों का लगातार भारत में उत्पीड़न हो रहा है। छतरपुर में एक छात्रा एसपी से करियर की सलाह लेने पहुंची। एसपी ने छात्रा को सलाह भी दी, मदद का भरोसा भी दिया और तो और अपनी कुर्सी पर बिठाकर उसका मनोबल भी बढ़ाया। रश्मि अनुरागी नाम की ये छात्रा बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई में अड़चनें आ रही हैं। इसकी जानकारी मिलने पर कुछ समाजसेवी मदद के लिए छात्रा के साथ एसपी के पास पहुंचे थे। हमारा सपना है एसआई बनने का और घर से मिलकर ऐसा लगा है कि हमारा सपना पूरा हो जाएगा। उन्होंने मुझसे बोला कि वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है। मैंने उनसे बोला कि आप अभी एसपी की कुर्सी पर बैठिए और जो भी इस हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छी पोस्ट है उस पर आप पहुँचे और शुभकामनाएं। जितने भी मेरे छतरपुर जिले के बच्चे हैं वो ये सब समझें कि यदि आप अनुशासित रहते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, दृढ़ संकल्प अगर आपका रहता है तो जीवन में जो भी आप सपना देखते हैं वो हमेशा पूरा होता है। आप सभी लक्ष्यों को पाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।